वेलकम स्टूडेंट्स, आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस बेहतर वीडियो में 12वीं क्लास के इतिहास विषय के वस्तुनिष्ठ पूर्ण विश्लेषण में हमारा प्रयास है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी कंप्लीट हो, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर कर सको। हमारा यह भी प्रयास रहा है कि बेहतर वीडियो ऑडियो क्वालिटी एवं विस्तृत विश्लेषण से आप लंबे समय तक इसे याद रख सकेंगे। समय मूल्यवान है, समय का सदुपयोग करते हुए चलें। अब हम इसे शुरू करते हैं। जैक 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 के 30 MCQs हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो राजस्थान में अवस्थित है, जहां से हमें जुटे हुए खेत के साथ मिले हैं। रंगपुर और लोथल गुजरात में अवस्थित है। बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा भी कहा जाता है, लोथल से मिला है। रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। तो लोथल किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उदयन, बिंबिसार। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों में शामिल है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्ना वंश। हर्यक वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक रहे हैं शिशुनाग, कालाशोक या काकवर्ण, नंदीवर्धन। नंद वंश के शासक महापद्म नंद, घनानंद। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर कुसुमपुरा की स्थापना की थी। तो प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1516 में, 1526 में, 1556 में, 1571 में। पानीपत का 3 प्रमुख युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों की ओर से अकबर के सेनापति बैरम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेमू की सेना की संख्या ज्यादा थी। हेमू के आंख में अचानक तीर लग जाने के कारण वो घायल हो गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के समय समाज में अनेक धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थे। उन संप्रदायों में आपसी तनाव बढ़ रहा था। इसे एक सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने अपनी धम्म नीति का प्रतिपादन किया। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित था। अभिलेखों में अशोक ने स्वयं धम्म की व्याख्या की है। धम्म नीति के अंतर्गत साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, व्यवहार में मृदुता, दयादान, सत्य, पवित्रता, माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर आदि शामिल हैं। अशोक का धम्म वस्तुतः नैतिक आचरण के नियमों का संग्रह था। धम्म नीति में पूजा पाठ, मंदिर, पुरोहितों का कोई स्थान नहीं है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। प्रश्न है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है,
भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रामदास। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना बताया गया है। इसके 3 मार्ग हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है। भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया इसे ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुज ने की। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन की बीज अलवार और नैनार संतों के द्वारा बोया गया। अलवार कौन थे? अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत विष्णु की भक्ति किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे, मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। नैनार कौन थे? शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था। नैनारों की संख्या कितनी थी? नैनारों की संख्या 63 बताई गई। भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण शाखा के प्रमुख संतों में कबीर और नानक प्रमुख थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें धन्ना, सेना, कबीर, पीपा, रविदास। सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, निम्बारकाचार्य। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? कबीरदास। वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। 78 ईस्वी में कनिष्क भारत का शासक बना। पुरुषपुर उसकी राजधानी थी। उसने अपने राजरोहण के वर्ष से शक संवत आरंभ किया। 78 ईस्वी में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। यह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुर कटफिसेस ने की थी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का शासन श्रीगुप्त से माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन, पुष्यभृत्यु वंश। थानेश्वर के पुष्यभृत्यु शासक हर्ष ने अपने संबंधी ग्रह वर्मा की हत्या के बाद कन्नौज से शासन प्रारंभ किया। हर्ष चरित की रचना वानभट्ट के द्वारा की गई है, जिससे हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावली वंश। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश: संगम वंश, जिसके संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का; सालू वंश, जिसके संस्थापक सालू नरसिंह; तुलु वंश, संस्थापक वीर नरसिंह। चतुर्थ अरावली वंश, संस्थापक तिरुमल। संगम वंश के शासक हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश के शासक सालू नरसिंह। तुलु वंश के शासक वीर नरसिंह। कृष्णदेवराय, अच्युतदेवराय, सदाशिवराय। अरावली वंश के शासक तिरुमल। प्रश्न है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूं, हेनरी बेवरेज, गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल। हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम। आईने अकबरी के रचनाकार अब्दुल फजल। अकबरनामा के रचनाकार अब्दुल फजल। प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की?
गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न, वज्रयान किस धर्म की शाखा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। यह कनिष्क के काल में हुआ था। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय भी हैं, महासंगी, अस्थिवीरवादी, वज्रयान, कालचक्रयान। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रश्न है, वज्रयान किस धर्म की शाखा है? बौद्ध धर्म। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मौर्य वंश के शासक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि। गुप्त वंश के शासक रहे हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसे धाव या सकारी भी कहा जाता है, इसने शकों का उन्मूलन किया। कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी, स्वीडिश। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी। तिलका विद्रोह, जिसके प्रमुख नेता तिलका मांझी, यह संथाल परगना क्षेत्र में क्लीवलैंड द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। यह कर के विरुद्ध लड़ा गया विद्रोह था। इसका परिणाम तिलका मांझी को फांसी की सजा। संथाल विद्रोह, जिसके प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे, यह 1855-56 में लड़ा गया। यह संथाल परगना क्षेत्र में लड़ा गया। यह कर वृद्धि और जमाबंदी के विरुद्ध विद्रोह था। इसका परिणाम स्पीट एक्ट बना। उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। रांची में यह लड़ा गया। स्ट्रीट फील्ड इस विद्रोह का दमन किया। ब्रिटिश कर के विरुद्ध यह लड़ा गया विद्रोह था। इसका परिणाम 1908 एंटी एक्ट का बनना। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे, जिन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, झांसी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही ने विद्रोह किया। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। मेरठ से बख्त खान ने नेतृत्व संभाला। 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उस केंद्र के प्रमुख नेता: दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब तांत्या टोपे, अवध से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर।
प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? बैरकपुर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी। तिलका विद्रोह, जिसके प्रमुख नेता तिलका मांझी, यह संथाल परगना क्षेत्र में क्लीवलैंड द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। यह कर के विरुद्ध लड़ा गया विद्रोह था। इसका परिणाम तिलका मांझी को फांसी की सजा। संथाल विद्रोह, जिसके प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे, यह 1855-56 में लड़ा गया। यह संथाल परगना क्षेत्र में लड़ा गया। यह कर वृद्धि और जमाबंदी के विरुद्ध विद्रोह था। इसका परिणाम स्पीति एक्ट बना। उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। रांची में यह लड़ा गया। स्ट्रीट फील्ड इस विद्रोह का दमन किया। ब्रिटिश कर के विरुद्ध यह लड़ा गया विद्रोह था। इसका परिणाम 1908 सीएनटी एक्ट का बनना। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे, जिन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, झांसी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही ने विद्रोह किया। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। मेरठ से बख्त खान ने नेतृत्व संभाला। 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उस केंद्र के प्रमुख नेता: दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब तांतिया टोपे, अवध से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर। प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? बैरकपुर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? कलकत्ता, मुंबई, कालीकट, सूरत। पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी कालीकट, कोचीन, बाद में गोवा हो गई। डचों की मसूलीपट्टनम, ब्रिटिश की सूरत, डेन की ट्रावनकोर, फ्रांसीसियों की सूरत। प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? सूरत। 1857 के विद्रोह के क्रम में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? ब्राउन बेस, AK-47, एनफील्ड, AK-57। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में लगाई जाने वाली कारतूस की घटना को माना जाता है। इसका प्रयोग करने से पूर्व इसे दांतों से काटना पड़ता था। बंगाल में यह प्रचार हो गया कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही क्रोधित हो गए। अब सैनिकों को विश्वास हो गया कि सरकार उनका धर्म नष्ट करना चाहती है, अतः सैनिकों ने कारतूस का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। बंगाल की सेना में बगावत हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी ने विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? एनफील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो, अल्फिंस्टन। कॉर्नवालिस की स्तंभरारी व्यवस्था, जिसे अस्थायी बंदोबस्त या चिर अस्थायी व्यवस्था भी कहा जाता है, यह 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। निश्चित लगान के बदले उनके साथ 10 वर्षों के लिए भूमि प्रबंध किया गया। जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए किए गए प्रबंध को 1793 ईस्वी में अस्थायी घोषित कर दिया गया। भूमि पर जमींदारों का अब पैतृक अधिकार हो गया। किसानों की स्थिति मात्र अब रैयत की थी। जमींदारों को लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखते थे।
लगान ना चुकाने की स्थिति में जमींदारों की जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। आरंभ में यह व्यवस्था 10 साल के लिए थी। 1793 में ही बंगाल और बिहार में इसे अस्थायी कर दिया गया था। यह व्यवस्था चिर अस्थायी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था या स्तंभरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहलाई। महलवाड़ी व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था जो तत्कालीन बंगाल में लागू की गई थी। देश के अन्य भागों में राजस्व वसूली के लिए अलग नीति अपनाई गई। अवध और मराठा के क्षेत्र जो कंपनी को मिले उनमें महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त का ही संशोधित रूप थी। इस व्यवस्था में राजस्व की मांग खेत के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक महाल, गांव या जागीर के आधार पर निर्धारित की गई। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से विख्यात है। राजस्व वसूली का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधानों या जमींदारों को दिया गया। जमीन पर रैयत का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। महलवाड़ी व्यवस्था अवध, मराठा के क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांतों, पंजाब, गंगा घाटी तथा अन्य भागों में भी लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास, बंबई, बरार तथा असम में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें अंग्रेजों का संपर्क सीधे किसानों से हुआ, जिससे राजस्व भी अधिक प्राप्त हुआ। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसानों को देकर राजस्व वसूली सीधे किसानों से किया गया। इसकी कुछ कमियां थी। कुल राजस्व 50 से 55% तक तय किया गया, जो बहुत ही ऊंची दर थी। अच्छी फसल में किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और अगर खराब फसल हुई तो उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। इससे ग्रामीण जीवन प्रभावित हुआ। भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई। यह व्यवस्था कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के सुझाव के अनुरूप की गई थी। लगान उपज का आधा भाग था। लगान की राशि भी अस्थायी नहीं थी। प्रत्येक 30 वर्षों में सर्वेक्षण किया जाता था और लगान निर्धारित की जाती थी। लगान ना चुकाने की स्थिति में किसान जमीन को बेच भी सकते थे या गिरवी रख सकते थे। प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? टॉमस मुनरो। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। फोर्ट विलियम किला इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। सेंट जॉर्ज फोर्ट यह चेन्नई में स्थापित की गई थी। सेंट जॉर्ज फोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे के द्वारा बनवाया गया था। चार्ल्स वुड के डिस्पैच द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रश्न है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? पाणिनि, कालिदास, भास, चाणक्य। पाणिनि जिसकी रचना अष्टाध्यायी है या 8 अध्यायों में विभक्त है। कालिदास, कालिदास का अर्थ काली का सेवक। कालिदास जिसे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। कालिदास जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कालिदास की मुख्य रचनाएं मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। भास संस्कृत साहित्य के एक बड़े नाटककार। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य पुरोहित एवं मुख्य सलाहकार थे। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंद राजाओं को हराया, सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों की उन्नति को रोका। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्र का लेखक, चाणक्य नीति के लेखक थे। प्रश्न है, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? 1976 में, 1986 में, 2001 में, 2006 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी।
हम्पी जो पंपा से निकली हुई है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। विजयनगर साम्राज्य जो अब हम्पी है, 1986 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। समाधि 837 कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जिसे कहा गया है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार, स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य चन्हुदड़ो से, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, पत्थर के बनागर का साक्ष्य कोटतीजी से, चावल की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा या बंदरगाह या पोतगाह का साक्ष्य लोथल से, मिट्टी से बना हल का खिलौना का साक्ष्य बनवाली से। तो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ो से। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। गोस्वामी तुलसीदास जो राम भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। रामायण के मौलिक रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाभारत ग्रंथ का लेखन गणेश द्वारा वेदव्यास से सुन सुनकर किया गया था। वेदव्यास महाभारत के सभी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। हस्तिनापुर की समस्त घटना उन तक पहुंचती रहती थी। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के सत्य व कर्तव्य से हमें परिचित करवाता है। 2 प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिन्हें गुप्त काल में लिखित रूपों में ठीक से संकलित किया गया। 4वीं शताब्दी में रामायण और महाभारत को गुप्त काल में सही तरह से संकलित किया गया। कालिदास, जिसे काली का सेवक भी कहा जाता है, एक संस्कृत के लेखक थे। कालिदास को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी रत्नों में से एक थे। इनके रचनाएं मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। प्रश्न है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? सेंद्रा, झूम, हूल, उलगुलान। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ, इसके प्रमुख नेता सिद्धू कानू संथाल परगना क्षेत्र में हुई। कार्यवृद्धि या जमाबंदी के विरुद्ध था। परिणाम इसका स्पीटी एक्ट का बनना। उलगुलान विद्रोह, जिसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा 1895 से 1900 के बीच लड़ा गया। रांची में स्ट्रीट फील्ड के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। कर नहीं देना विद्रोह का एक उद्देश्य था। विद्रोह का परिणाम 1908 सीएनटी एक्ट का बनना। प्रश्न है, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? हूल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वो ही हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी ये वो ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बंबई में हुआ था, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की महिला अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। आजादी की लड़ाई में उदारवादी नेता जो सुधारों की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर गर्मपंथी या उग्रवादी नेता स्वराज की मांग कर रहे थे। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि शामिल थे। उग्रवादी या गर्मपंथी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? एक औजार, एक कब्रगाह, एक सड़क संरचना, एक स्थल। हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख साक्ष्य: समाधि R37, कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा नगर से, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, नर्तकी कांस्य मूर्ति विशाल अन्नागार स्नानागार मोहनजोदड़ो से, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य चन्हुदड़ो से, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, पत्थर के बनागर का साक्ष्य कोटदीजी से, चावल की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा या बंदरगाह या पोतगाह का साक्ष्य लोथल से ही चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बना हल का खिलौना का साक्ष्य बनवाली से। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? एक कब्रगाह। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? पुर्तगाल, अरब, बगदाद, मोरक्को। कुछ यात्री जिन शासकों के समय भारत आए: निकोलो कोंटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के समय भारत आया। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय द्वितीय के समय भारत आया। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का यात्री था, कृष्ण देवराय के समय भारत आया। पुर्तगाल यात्री बारबोसा कृष्ण देवराय के समय, पुर्तगाल यात्री नूनीज अच्युत देवराय के समय, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। प्रश्न है, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जिनकी पत्नी स्वरूप रानी थी। मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस और होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक पत्र भी निकाला गया। CR दास के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष भी रहे। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उनका जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जिनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला देवी तथा इसकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग भी लिए। 1929 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, जहां पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज तथा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण के समर्थक रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म पोरबंदर जिले में हुआ।
जो गुजरात में है, जिनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जिन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वहां अंग्रेजों द्वारा अश्वेतों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से बड़े दुखी थे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और साबरमती के तट पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी भारत लौटकर अपना सत्याग्रह शुरू किया, सत्य और अहिंसा की लड़ाई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को सरकार का विरोधी बना दिया गया। गांधी जी के तीन बड़े सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। चौरी चौरा कांड, जिसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिस कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1924 ईस्वी के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में आयोजित की गई थी, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और वे राजनीति से अलग रहे। हिंदू मुस्लिम दंगों से प्रभावित होकर एक संघ की नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी पर गोली चला दी गई, जिससे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी को विश्व के प्रमुख दार्शनिकों में गिना जाता है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। हरिजन समाज पत्र भी उनके द्वारा निकाला गया। उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। प्रश्न है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बी और सी दोनों। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिनकी पत्नी स्वरूप रानी थी, वे कांग्रेस और होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1928 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इंडिपेंडेंट नामक पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1927 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। पुस्तक दी स्ट्रगल फॉर स्वराज के लेखक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने आनंद भवन कांग्रेस को दे दिया था, जो स्वराज भवन कहलाया। प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? मौर्य, सुंग, इंडो ग्रीक, गुप्त। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों ने जारी किया। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का गुप्तों ने जारी किया। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? यंग इंडिया, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका है जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। यंग इंडिया पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। हिंद स्वराज जिसकी मूल रचना गुजराती भाषा में है, गांधी जी के द्वारा रची गई। हिंद स्वराज लघु पुस्तिका जो गांधी जी के द्वारा अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तिका जो इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित की गई, अंग्रेजों के द्वारा इसे राजद्रोह घोषित सामग्री बताई गई और प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में हिंद स्वराज पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया था। बाद में हिंद स्वराज का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। इंडियन ओपिनियन
इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में शुरू किया गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के जीवन, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन पर विशेष है, जो 20वीं शताब्दी के 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? हिंद स्वराज। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। समाधि 837 कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा से, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की कांस्य मूर्ति विशाल अन्नागार स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, चनूतड़ों से प्राप्त साक्ष्य मनके बनाने के कारखाने, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य जूते हुए खेत, कोटदीजी के साक्ष्य पत्थर के बानाक, रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य चावल की भूसी, रोपड़ से प्राप्त साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते दफनाने का, लोथल से बंदरगाह, बनवारी से मिट्टी से बना हल के खिलौना का साक्ष्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। यहाँ यह सेट समाप्त होती है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व किए। इससे संबंधित एमसीक्यूज जल्द अपलोड की जाएगी। चैनल से बने रहें, खुश रहें, खुश रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए